हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जुलाई मंथ के टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल अफेयर्स। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके इसको सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे
तीन ऑर्गेनाइजेशन याद रखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों ने मिलकर कोविड-19 से टैकल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, मतलब मिलके काम करेंगे ये, ताकि एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करें ताकि कोविड-19 से हम टैकल कर सकें। इंपॉर्टेंट चीज ये इसलिए रहेगी क्योंकि इससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी। डायरेक्टर जनरल कौन है डब्ल्यूएचओ के? टेड्रस गिब्रेयेसस। वीपो के डेरेन टैंग। डब्ल्यूटीओ के नकोंजी इकोंजो इवेला। ये कहां से बिलोंग करती हैं? नाइजीरिया से। ये पहली वीमेन नाइजीरिया की बनी है या फिर अफ्रीका कंट्री की जो कि डायरेक्टर जनरल है आपकी किसकी? डब्ल्यूटीओ की। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसके लिए। फिर बात करें अगर हम डब्ल्यूएचओ के हेडक्वार्टर की, कहां पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और याद रखना डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ और वीपो इन तीनों का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ कब बना? 1948 में। डब्ल्यूटीओ कब बना? 1995 में। और डब्ल्यूआईपीओ जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये 1967 में मिला। ठीक है, ये तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे ताकि कोविड वैक्सीन प्रोवाइड की जा सके, टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके, जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उसके लिए उसको इंप्रूव किया जा सके, एंड वेरियस अदर फैक्टर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक लिस्ट निकली जिसमें बताया गया कि कौन सी कंपनीज कहां पे जाना पसंद करती हैं, किस सिटी को प्रेफर करती हैं इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफिस। स्पेशली आईटी फर्म, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज की बात की गई। उसमें कुछ डाटा आया, वो देखते हैं। एशिया पैसिफिक रीजन का ये डाटा है। ठीक है, एसी आपका एशिया पैसिफिक रीजन का ये डाटा रहा। इसमें आया दो आपको याद रखनी है, एक्चुअली तीन चीज याद रखिए। स्टार्टिंग से देखते हैं, ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? जिस डाटा के बारे में हमने अभी बात की वो रिलीज की गई कॉयलर्स के द्वारा, और रिपोर्ट का नाम है ग्रोथ इंजन्स ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब्स आर रीशेपिंग रियल एस्टेट। ठीक है, इसमें आया कि जो 6th रैंक आई बेंगलोर कर्नाटका की, मतलब यहाँ के लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़ी कंपनियों के जो ओनर हैं, वो कोशिश करते हैं या उनकी पसंद रहती है बेंगलोर भी, और ये 6th नंबर पे आती है वर्ल्ड में। यहाँ पे आईटी कंपनीज या आईटी फर्म्स ज्यादा अपना ऑफिस सेटअप करना प्रेफर करती हैं। फिर 10th पे आया आपका हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी की सिटी हैदराबाद। डायरेक्ट याद रखिएगा, हैदराबाद 10th पोजीशन पे, और आपका बेंगलुरु रहा 6th पोजीशन पे इन द टॉप 10 इस्टेब्लिश्ड टेक्नोलॉजी सब मार्केट्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन फॉर द आईटी फर्म्स टू सेटअप देयर ऑपरेशंस। इस लिस्ट को टॉप किसने किया? सबसे इंपॉर्टेंट, बीजिंग सबसे ज्यादा पसंदीदा लोकेशन है लोगों को वहां बिजनेस सेटअप करने की। लोकेशन और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा प्रोवाइड किया जाता है कि लोग यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं? एक तो बैलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, टैलेंट मिलता है, लोगों को जॉब मिलती है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ठीक है, फ्यूचर ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। अगर आप ज़मीन लो यहाँ पे, आने वाले टाइम में क्या पता वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कोविड-19 की वजह से टूरिज्म पे $4 ट्रिलियन का इफेक्ट पड़ा, और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई? यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलके कोविड-19 एंड टूरिज्म एंड अपडेट करके ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि 4 ट्रिलियन का लॉस हुआ है ग्लोबल जीडीपी को टूरिज्म में 2020 और 2021 में ड्यू टू ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू कोविड-19 एंड द लॉकडाउन जो कि हर कंट्री में चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी रिसेंटली एक कंट्री को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट मिला, मतलब पिछले 4 सालों में इस कंट्री में कोई भी मलेरिया का केस रिपोर्ट नहीं किया गया। किस कंट्री को मिला? चाइना को मिला। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इनको मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट दिया गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चाइना को मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा गया है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे OECD FAO। OECD क्या है पहले तो ये बता दो। OECD होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, और FAO होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट रिलीज की गई 2021 से 2030, मतलब एक डेकेड की आपकी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट OECD FAO के द्वारा। इसमें बताया गया कि जो फूड प्राइस है ना, मतलब जो आपके खाने पीने की चीज़ें हैं उसका जो प्राइस है ना, इस डेकेड में सस्ता होने वाला है। ठीक है, एंड क्योंकि हमें जो पॉपुलेशन बढ़ेगी, पावर्टी बढ़ेगी, तो और खाना महंगा होता जाएगा, तो उससे क्या होगा? लोग और भूखमरी आएगी। उसको कम करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं कि आने वाले टाइम में हम
प्राइस को, खाने के प्राइस को कम करेंगे। एंड ग्लोबल टारगेट्स ऑन रिड्यूसिंग हंगर एंड CO2 एमिशंस। कार्बन डाइऑक्साइड की भी बात की गई कि अगर हमारे जो करंट पॉलिसीज हमारी चलती रही तो उस हिसाब से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस को कम करने की बात है वो कम नहीं हो पाएगा। इवन ये सारी रिपोर्ट आपको यही बता रही है आजकल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया। अभी काफी इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करके चलिएगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2021 की कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। एजेंडा क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाइड्रोजन आपका एजेंडा रहेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट का। ग्रीन हाइड्रोजन क्या? ये आपका बर्न करने पे हाइड्रोजन को कोई भी कार्बन रिलीज नहीं होता है। दैट मीन्स ये ऑन बर्निंग देयर इज नो कार्बन फुटप्रिंट लेफ्ट। इसकी वजह से क्या है, हमारे पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होगा, एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। तो ग्रीन फ्यूल बोला भी जाता है इसको, ग्रीन फ्यूल, इसीलिए हाइड्रोजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसको इंडिया होस्ट करेगा इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को। एजेंडा किस पे बात की जाएगी? ग्रीन हाइड्रोजन पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने प्लांट सेटअप करें, ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ ज़्यादा करें, इस फ्यूल को हम ज़्यादा इस्तेमाल में लाएं। ठीक है, ये समिट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई थी? जॉइंटली कराई गई नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, इन 4-5 के साथ मिलकर इन्होंने इस समिट को, इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को ऑर्गेनाइज कराया, जिसका एजेंडा रहेगा ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका मेन स्पेसिफिक फोकस क्या? पावरिंग इंडियाज हाइड्रोजन इकोसिस्टम, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने की बात की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा सैंड कास्टल कहां बनाया जाएगा। सैंड कास्टल, मिट्टी का किला, कहां बनाया गया? ये आपका डेनमार्क में बनाया गया। 21 मीटर से भी बड़ा था, सिर्फ ये याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा टॉलेस्ट सैंड कास्टल कहां बना, जो कि 21 मीटर का था? डेनमार्क में बनाया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे INS ताबर की। INS ताबर ने अभी रिसेंटली, ये कहां पे है? इंडियन नेवी का है ये। इंडियन नेवी ने मतलब रिसेंटली इटालियन नेवी के साथ मिलकर टेरियन सी में अभी एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई। तो इंडियन साइड से तो INS ताबर आ गया। इटली के साइड से कौन सा शिप आया था? ITS एंटोनियो मार्सिला। ठीक है, ये इटालियन नेवी का था, इंडियन नेवी का INS ताबर हो गया। टेरियन सी में ये आपकी नेवल एक्सरसाइज कराई गई थी, याद रखना। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इंडियन आर्मी मेमोरियल कहां बनाया गया है? इटली में बनाया गया। इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे जो जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, उनके द्वारा इंडियन आर्मी मेमोरियल जो कि इटली में बनाया गया, उसको इनॉग्रेट करा गया। फिर इंडियन नेवी की बात करें तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रिक्स की, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलके एक इंडिया के द्वारा प्रपोज किया गया STI लेड ब्रिक्स इनोवेशन कॉर्पोरेशन एक्शन प्लान 2021 से 2024 के लिए। ये इंडिया ने प्रपोज करा गया था। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनोवेशन को, यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बढ़ावा, इनोवेट करने के लिए चीजों को, ये एक STIC लेड ब्रिक्स का प्रोग्राम लॉन्च करा गया। ठीक है, कौन से एडिशन में लॉन्च किया गया? ब्रिक्स की 12वीं मीटिंग, 12th एडिशन ऑफ ब्रिक्स मीटिंग की, तब इसको लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? SNT जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टीयरिंग कमेटी है, उसके द्वारा इसको प्रेजेंट करा गया। इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी इसमें याद रखने के लिए कि किस कंट्री ने STI लेड ब्रिक्स का इनोवेशन कॉर्पोरेशन एक्शन प्लान 2021 से 24 के लिए प्रपोज करा गया था। 12th एडिशन ऑफ ब्रिक्स मीटिंग में इंडिया के द्वारा इसको प्रपोज करा गया। ठीक है, याद रहेगा आपको, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हेडक्वार्टर बता दो जल्दी से, कहां पे? एशियन डेवलपमेंट बैंक का फिलीपींस, मनीला में। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया कोविड-19 वैक्सीन के रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। कहां अवेयरनेस क्रिएट करेंगे? ये डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज में, जो अभी जैसे डेवलप हो रहे हैं। जैसे इंडिया अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो मतलब इन कंट्रीज में क्वालिटी से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, उस कोविड-19 के वैक्सीन के यूज के रिलेटेड, उसको स्टोर कैसे करना है, इन सब चीजों की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए ये एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप बनाया गया। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। पूरे जो ये इंफॉर्मेशन लिखी होती है ना, वही सारा मैं आपको बस हिंदी में बता रहा हूं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका ऑक्सफैम के द्वारा भी रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की गई, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफैम ने बताया कि हर मिनट 11 बच्चे या फिर 11 पीपल हंगर की वजह से या भूखमरी से मरते हैं। ठीक है, मतलब हर मिनट 11 लोग भूख की वजह से उनकी डेथ हो रही है। और अगर हम कोविड का डाटा देखें तो कोविड की वजह से सिर्फ 7 लोग पर मिनट मर रहे हैं। तो देखा जाए तो हंगर, भूखमरी एक ज़्यादा खतरनाक बीमारी है एज कंपेयर टू कोविड-19। ये आपकी द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज की रिपोर्ट में किसके द्वारा, ऑक्सफैम के द्वारा ये डाटा दिया गया। ठीक है, अब जैसे वॉर टोन कंट्री जैसे अफगानिस्तान, यूथोपिया, साउदर्न सुडान, सीरिया, येमेन, ये क्या है, ये वर्स्ट हंगर हॉटस्पॉट्स हैं। आप अफ्रीका में जाके देखें, वहाँ पे भी कई लोकेशंस में आपको बहुत ज़्यादा भुखमरी देखने को मिलती है। लोगों के पास खाना नहीं है, पानी भी अवेलेबल नहीं होता उनको, कई कई दिनों तक साफ पानी। ठीक है, तो ये आपके हंगर वायरस मल्टीप्लाइज की रिपोर्ट में ऑक्सफैम के द्वारा पब्लिश करा गया। फिर ऑक्सफैम की बात करें, 1942 में बना था। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैब्रिएला बुचर, हेडक्वार्टर रहेगा नायरोबी, कीनिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे IATA के द्वारा अभी एक ग्लोबल एक्शन ग्रुप टू इंप्रूव हैंडलिंग ऑफ मोबिलिटी एड्स। मोबिलिटी एड्स क्या हो गया, जैसे व्हील चेयर, आपका सपोर्ट के लिए जो विकलांग लोग होते हैं उनको क्या है, व्हील चेयर की जरूरत होती है। उससे क्या है, ताकि वो इजिली एक जगह से दूसरी जगह चल सके। फिर वॉकर्स, जो लोग ढंग से नहीं चल पाते, वॉकर्स के सहारे चलते हैं। क्रचेस, इन सब के अच्छे से यूज के लिए, ताकि एक हेल्दी यूज हो सके, इनकी ट्रांसपोर्टेशन और इनकी हैंडलिंग अच्छे से की जा सके, ताकि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इजीली ये सर्विस प्रोवाइड की जा सके उनको, और उनका इजीली वो इससे बेनिफिट उठा सके। इसीलिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट कराया गया, ताकि सेफ एंड सिक्योर ट्रांसपोर्ट ऑफ मोबिलिटी एड्स, इन मोबिलिटी एड्स का, जैसे क्रचेस, वॉकर्स और व्हीलचेयर्स हो गए, इनका सेफ ट्रांसपोर्टेशन और लोगों को जिसको जरूरत है उसको इसकी नीड मिल सके, उसकी हेल्प मिल सके, इसलिए ये स्टार्ट करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, इसके लिए क्या बात की गई वो देखते हैं। सबसे पहले 2 क्वेश्चन याद रखना कि ये 5th एंड फाइनल सेशन ऑफ 3rd एशियन मीटिंग में, जो कि कॉन्फ्रेंस थी ऑन बायोडाइवर्सिटी इन 2020, जो कि हुई 2021 में। ठीक है, थी कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी 2020 की, लेकिन हुई 2021 में। इसमें ये किसकी थी, एशियन की। एशियन क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। इसकी थीम याद रखो पहले तो, कॉन्फ्रेंस ऑन बायोडाइवर्सिटी की थीम थी टुवर्ड्स 2050 लिविंग इन हार्मनी विद नेचर। मतलब हम सब जानते हैं अभी कितने सारे इनिशिएटिव, कितनी सारी न्यूज आई कि 2050 को हमने टारगेटेड ईयर रखा है कि हम अपने इन्वायरमेंट से कार्बन को खत्म कर दें। एक तो मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री बना दे, कार्बन न्यूट्रल बना दे और इन्वायरमेंट के साथ रह सके। इसीलिए हम रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा दे रहे हैं, उसको और ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ACB represented a milestone for the member states of the ASEAN to implement the post 2020 global biodiversity framework। क्या है ये, इसमें क्या बात की गई कि क्या रिसोर्सेज चाहिएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिएगा, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर चाहिएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि ये 2020 के ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करा जा सकते। लेकिन क्या दिक्कत है, अभी कोरोना वायरस हो गया तो लोगों का खर्चा बहुत बढ़ गया सरकार का। वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले इन्वेस्टमेंट कर सकते थे इन ग्रीन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, लेकिन अब उसको शिफ्ट कहाँ कर दिया गया है, लोगों को हेल्प करने के लिए। तो उसकी वजह से भी फंड्स की बहुत दिक्कत आ रही है। तो आने वाले टाइम में बोला भी ये जा रहा है कि हमने जो अपने इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं, लेकिन जो कार्बन का हम यूज़ कर रहे हैं, अभी भी जो कार्बन रिलीज हो रहा है आपके एटमॉस्फेयर में, वो अभी भी बहुत ज़्यादा है। और 2023 तक जो आपका हम बोल रहे थे कि हम अपने, अगर हम 50% जो कार्बन एमिशन अभी 2021 में उसको रिड्यूस करते हैं, तब हम 1.5 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर ना बढ़े उसकी बात करेंगे। अगर 2023 तक हम उसको कट कर देते हैं बाय 50% कार्बन एमिशन को, लेकिन ये कहीं भी होता नहीं दिख रहा है। बल्कि कार्बन जो एमिशन है ना, वो रिकॉर्ड हाई है अभी, और 2023 तक तो वो बल्कि सबसे ज़्यादा होगा। अभी तक रिकॉर्ड टच करेगा कि सबसे ज़्यादा कार्बन रिलीज हुआ सिर्फ 2023 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अभी टी हब के साथ एक पार्टनर किया। टी हब क्या है, टी हब आप इसको ऐसे समझिए, जो स्टार्टअप्स हैं या फिर आप अभी इंडिया में कोई स्टार्टअप खोलना चाहते हैं तो आप बेसिकली कहाँ खोलेंगे, या तो आप
आईटी सेक्टर जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप कोई नई ऐप ला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं, कोई वेबसाइट ला रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए आईओटी के स्टार्टअप्स के लिए, आईओटी हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे आपने रिमोट कंट्रोल कार बना दी, आप फ़ोन से यूज़ करने वाला आपने हेलीकॉप्टर बना दिया, ड्रोन बना दिया, टीवी आप अपने फ़ोन से यूज़ करते हैं, रिमोट से अपना टीवी चलाते थे, आपकी रिमोट कंट्रोल कार होती थी, आप उसको फ़ोन से यूज़ कर सकते हैं, आप ड्रोन उड़ाते हैं, आप अपने फ़ोन से ड्रोन उड़ा सकते हैं, तो इन सब को आईओटी कहते हैं। तो इन सभी चीज़ में मतलब बेसिकली अगर आप स्टार्टअप चाहते हैं डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, आप उससे रिलेटेड कोई भी स्टार्टअप लाते हैं, उसके लिए एक टी हब अनाउंस किया गया जिसने पार्टनर किया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के साथ। ये क्या है, अराउंड 10 से 15 लीडिंग स्टार्टअप्स विद द कटिंग एज सॉल्यूशन इन द सेक्टर्स लाइक मोबिलिटी, एनर्जी, एग्रीकल्चर, एरोस्पेस, मैन्युफैक्चरिंग, कंज्यूमर, हेल्थ टेक, मेड टेक, स्मार्ट सिटीज एंड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। इनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एक स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू निकाला जाएगा और फिर उनको आगे बढ़ने में हेल्प की जाएगी। तो टी हब ने ये एक टाइप करा। सर्विस और बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, अगर कोई स्टार्टअप सेलेक्ट होता है तो उनको बूट कैंप्स और मेंटरिंग्स के मेंटर मिलेंगे ताकि उनको मेंटर किया जा सके उनसे पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा हार्डवेयर और डिज़ाइन परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। उनके प्राइस से उनको मार्केट स्ट्रेटेजीज बताए जाएंगे, फंड कैसे रेज करे जाए उसको बताया जाएगा, सेल कैसे करा जाए उस वो चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, इक्विटी फ्री ग्रांट्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टार्टअप्स एट अ पार्ट ऑफ दिस गिफ्ट। इक्विटी फ्री ग्रांट्स मतलब अगर कोई इसमें इन्वेस्ट करता है तो उसको इक्विटी मिलती है एज अ रिटर्न, कि मैं अगर आपकी कंपनी में इतना शेयर खरीद रहा हूं तो मेरी इक्विटी क्या है, जैसे 10%, 5%। तो ये जो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी टी हब्स के द्वारा वो फ्री होगी, उसकी कोई भी इक्विटी नहीं मिलेगी, उनको सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाएगी, उनका कोई शेयर नहीं होगा। ठीक है, तो टी हब ने किसके साथ टाइप किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ कंट्रीज ने अभी रिसेंटली कोविड की वजह से 345 बिलियन डॉलर का अपना ट्रेड का लॉस उठाया है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 की वजह से 345 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। जैसे इंपोर्ट एंड ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है एक दूसरी कंट्रीज के बीच में, तो ट्रेड चलता रहता है। तो इवन एक दूसरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज एक दूसरे से भी ट्रेड करते हैं, तो वो सब मिला के टोटल 345 बिलियन डॉलर का ट्रेड का लॉस देखा गया, क्योंकि लॉकडाउन लग गया, कोई भी गुड इधर से उधर नहीं जा रहा था, तो उस सब चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन थी, उसकी वजह से 345 बिलियन डॉलर का हमें लॉस देखने को मिला। ये 10% कम था आपका उससे 2019 के रेट में देखा जाए। ठीक है, सिर्फ 2020 की अगर हम बात करें तो 153 बिलियन डॉलर का लॉस देखा गया, और अगर आपका टोटल दोनों का देखा जाए तो 345। ऑलराइट, या आप फिर पढ़ सकते हैं किसको कितना लॉस देखा गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी यूरोपियन यूनियन एक कार्बन बॉर्डर टैक्स लेके आया है, जो कि वर्ल्ड का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स है। ये क्या कहता है कि अगर हम कोई भी कुछ भी मटेरियल, कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं ना, तो हम उस पर कार्बन इंटेंसिव गुड्स होंगे, वो जैसे स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स या एल्यूमिनियम, तो उस पर हम कार्बन बॉर्डर टैक्स इंप्लीमेंट करेंगे। ये क्या है, ताकि लोग जो जिस कार्बन की वजह से या कार्बन को खर्च करके जो भी चीज़ बनी है उस पे अगर इंपोर्ट करेंगे तो आपका टैक्स लगेगा। ये कब से लगना शुरू हो जाएगा, 2026 से लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टारगेट क्या है कि हम जो इसको 55% कार्बन एमिशंस को कम कर देंगे, 1990 के लेवल तक ले आएंगे 2030 तक। ऑलराइट, तो ये हम धीरे धीरे देखेंगे कि क्या इंप्लीमेंट होता है। ये अभी यूरोपियन कमीशन का जो कि एक ब्रांच है यूरोपियन यूनियन की, उनके द्वारा ये इंफॉर्मेशन रिलीज करी गई है। ठीक है, ये क्या है कि डिजिटल सर्टिफिकेट्स दे जाएंगे, फिर उनसे पूरा उनका डाटा लिया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी कि कौन सी कंपनी कौन से प्रोडक्ट को बनाने में कितना कार्बन को खर्च करती है या कितना कार्बन एयर में रिलीज करती है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, उन सारी चीज़ों को देख के ये किया जाएगा। अभी प्रेजेंट में ऐसे करंट लॉज हैं चाइना एंड यूएस के, बट वो सिर्फ 21% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस को टारगेट करते हैं। फिर अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें, प्रेसिडेंट है अर्सुला वॉन देर लेन और हेडक्वार्टर रहेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिजिटल लैंड यूज ऑफ डाटा की। अभी अपनी लैंड को पूरा डिजिटाइज कर देना, मतलब उनके डाटा को पूरा डिजिटाइज करने वाला पहला कंटिनेंट कौन बना, अफ्रीका बना। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वो पहला कौन सा कंटिनेंट बना जिसने अपनी लैंड के डाटा को डिजिटाइज कर दिया, वो है अफ्रीका। इसको मत पढ़िएगा, आगे कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको जो बताया उतना याद रखिए। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड कंट्रीज। सबसे पहले तो मुझे बता दो क्वाड कंट्रीज कौन सी होती हैं, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान।
ये आपकी 4 क्वाड कंट्रीज हैं। अभी रिसेंटली ये क्यों बनी थी? ताकि चाइना का पावर को, चाइना सी में इनकी पावर को कम करने के लिए, वहाँ पे जैसे चाइना ज़्यादा घूमने लगा था क्योंकि जब उस पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कोरोना वायरस को फैलाया, तो उसकी वजह से इनका एक क्वाड ग्रुप बना एंड इन चारों को चाइना सी में, ताकि वहाँ पे चाइना का दबदबा ज़्यादा ना बढ़ सके, चाइना की पावर को कंट्रोल करने के लिए ये एक क्वाड ग्रुप बनाया गया। फिर अब एक नया क्वाड ग्रुप बनाया। आपको पता है अफगानिस्तान में अफगान और तालिबान के बीच में कितनी दिक्कत चल रही है। तालिबान ने अराउंड 85% अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है। इवन रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो काबुल को भी कैप्चर कर लिया गया है और उनके प्रेसिडेंट, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अपने कंट्री को छोड़ के जा चुके हैं काफ़ी टाइम पहले ही। तो अफगान पीस, अफगानिस्तान में शांति के लिए एक क्वाड ग्रुप बना। किनका? यूएसए का, अफगानिस्तान का, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, ये चारों मिलके अफगानिस्तान में आपकी शांति के लिए एक क्वाड ग्रुप बना, ताकि वहाँ पे एक हार्मनी लाई जा सके, ट्रेड बढ़ सके, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके, वहाँ के लोग अपनी लाइफ में वापस आ सके। ठीक है। और ये सारी चीज़ हो क्यों रही है? क्योंकि पहले यूएस मिलिट्री वहाँ की कंट्री को छोड़ के जा चुकी थी, जो वहाँ पे पहले ध्यान रखती थी अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान गवर्नमेंट की हेल्प करती थी। लेकिन अभी रिसेंटली जो बाइडेन आने के बाद उन्होंने अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया और उसी की वजह से अब तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है। ठीक है। इसी को टैकल करने के लिए ये 4 कंट्री साथ आई और एक क्वाड ग्रुप बनाया, अफगानिस्तान, यूएस, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान ने मिलकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक यूनाइटेड नेशन का डिपार्टमेंट है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है। इन्होंने अभी एक रिसेंटली डाटा निकाला जिसमें बताया गया कि कोविड-19 की वजह से 120 से 130 मिलियन पीपल अभी एक्सट्रीम पॉवर्टी में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जॉब चली गई है, लोगों का जो सैलरी थी, सेविंग थी, वो खत्म होती जा रही है, जॉब है नहीं, लॉकडाउन लगा हुआ है। इसी वजह से कम 120 से 130 मिलियन पीपल कोविड-19 की वजह से आपके कहाँ पे पॉवर्टी में शिफ्ट होने वाले हैं। ये कहाँ बात की गई? एक हाई लेवल पॉलिटिकल फॉर्म चल रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करने के लिए। तब आपके यूनाइटेड नेशन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा ये बताया गया, डाटा प्रेजेंट किया गया कि 120 से 130 मिलियन पीपल पॉवर्टी में शिफ्ट होने वाले हैं इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी ड्यू टू कोविड-19। इकोसॉक की बात करें तो 1945 में मिला था। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और प्रेसिडेंट है मुनीर अकरम। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म। ये कहाँ पे बनाया गया? सिंगापुर में बनाया गया। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। ठीक है। इसमें 1,22,000 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जिससे ये एनर्जी लेते हैं। इसमें जो एनर्जी के इनका उन्होंने बताया है कि 5 से 15% हमें बेटर रिजल्ट मिलता है लैंड की वजह से। अगर लैंड पे सोलर पैनल लगाते हैं हम और हमने पानी पे लगाया, उससे क्या होता है, पानी से इसको कूलिंग इफेक्ट मिलता है जिससे इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है 5 से 10%। इनका एक और टारगेट है कि हम 2025 तक जो हमारी प्रोडक्शन है एनर्जी की, उसको 4 टाइम्स कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन को। तो कौन सी कंट्री है ये? सिंगापुर। वर्ल्ड का पहला लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म यहाँ पे बना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म की। ये किसके द्वारा दिया जाता है? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के द्वारा। तो ये किसको रिसेंटली ज्वाइन किया? किस एयरवेज ने रिसेंटली ज्वाइन किया IATA का टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म? तो ये किया कतर एयरवेज ने, याद रखना। ठीक है। कतर एयरवेज ने ज्वाइन किया टर्बुलेंस अवेयर प्लेटफॉर्म, जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा सिर्फ ये डाटा। नेक्स्ट MCQ में देखो, अगर आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन पता है ना तो आपको एकदम ऑप्शन में दिख जाएगा एंड आप रिलेट करते क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक। नेक्स्ट एक डाटा रिलीज किया गया IEA के द्वारा। ये क्या है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। और इसमें बताया गया कि सस्टेनेबल रिकवरी ट्रैकर, एक मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 2023 तक हमने बताया कि हमें एक टारगेट था कि गवर्नमेंट अपना फंड्स को रेज करेगी टू रिकॉर्ड लेवल्स बाय 2023। $16 ट्रिलियन का एक बजट बनाया गया था कि हम इतना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि हम इन्वायरमेंट पे उस पर खर्चा कर सकें, इन्वायरमेंट को साफ करने में उसका यूज़ कर सकें। लेकिन अभी तक सिर्फ 2% ही, या फिर आप $380 बिलियन ही कह सकते हैं कि इसको क्लीन एनर्जी की तरफ स्पेंड किए गए हैं। कहाँ हम $16 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे, और $16 ट्रिलियन
फंड्स को खर्च करने की बात कर रहे थे इन्वायरमेंट पे, जबकि अभी तक सिर्फ 2% जो कि $380 बिलियन है उतना ही खर्च कर पाए हैं, जो कि बहुत छोटा अमाउंट है। ये क्यों है कितना अमाउंट? क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन की वजह से आपका जो फंड्स इसमें जाने थे वो भी कहाँ तक, अपनी कंट्री के ध्यान में रखने के लिए, उसकी केयर के लिए, लोगों का ध्यान रखने के लिए वहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं। ऑलराइट, फिर क्या कि इसकी वजह से क्या है कि हमने बताया था कि हमें अपने एमिशंस को हाफ करना पड़ेगा इन दिस डेकेड इन ऑर्डर टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर राइज बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम करने के लिए हमें अपने एमिशंस को हाफ करना पड़ेगा। क्या था? ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस विल कंटिन्यू टू राइजिंग इवन बियॉन्ड 2023। मैंने बताया कि दो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने सारे इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल एनर्जी के स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल डाटा ये बताता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है ना वो 2023 के बाद भी तक बढ़ता ही रहेगा, अभी तक कम नहीं हुआ है, अभी भी बढ़ ही रहा है वो कार्बन एमिशन, और वो 2023 के बाद भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा टारगेट है नेट जीरो एमिशन का 2050 तक का आईई के द्वारा जो सेटअप किया गया है वो मैच नहीं हो पाएगा, वो हम टैकल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहां पे बनाया गया? एम्स्टरडेम में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 12 मीटर लंबा वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज किसके द्वारा? MX 3D के द्वारा बनाया गया। ये एक डच रोबोटिक्स कंपनी है। ठीक है, कहां पे बनाया गया? एम्स्टरडेम, नीदरलैंड में। इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। ठीक है, काफी। नेक्स्ट है हमारा इंडिया और स्वीडन की बात करेंगे। सबसे पहले तो याद रखो कि स्वीडन ने अभी अपना ISA फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क ज्वाइन कर लिया है। ये है कहाँ पे हेडक्वार्टर ISA का? ये इंडिया में ही हेडक्वार्टर है। इंडिया में कहाँ पे? हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ पे? गुड़गांव में। ठीक है, इसके अलावा याद रखो इंडिया और स्वीडन ने मिलकर भी एक वर्चुअल समिट की, किसमें? ताकि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सके डिजिटाइजेशन और स्टार्टअप्स में एक दूसरे की, जो जैसे अगर हमारे लोग वहाँ पे जाके कोई बिजनेस करना चाहें, वहाँ के लोग यहाँ पे हेल्प करना चाहें, या फिर वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी है जो यहाँ के लोगों को काम आ सकती है, तो एक दूसरे के साथ मिलके इवन रिसर्च फील्ड कर सकें, रिसर्च में जा सकें और किसी पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ सकें। तो ये एक कॉपरेशन साइन किया गया, या फिर आप कह सकते हैं एक डील हुई इंडिया और स्वीडन के बीच में। याद रखने की बात क्या कि ये कहाँ पे हुई? वर्चुअली हुई थी आपकी। ठीक है, तो क्या बात है, इसके मेजर जो इवेंट्स क्या रहेंगे कि दोनों ने बात की किस पे? एल्डरली केयर। एक मिनट, एल्डरली मतलब बड़े लोगों की ध्यान रखने के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल, डिजिटलाइजेशन, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और स्टार्टअप्स का बढ़ावा देने के लिए, इनको ट्रीटमेंट कम्युनिकेबल डिजीज पे रिसर्च करने के लिए। ठीक है, ये सारे इन चीज़ों पे आपके डिस्कशन हुई। फिर हेल्थ केयर, बायोटेक, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ग्रिड, सर्कुलर इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पे वर्क करा जाए, ये भी कॉर्पोरेशन इनकी बात की गई ताकि एक दूसरे की हेल्प की जा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस कंट्री के द्वारा गोल्डन राइस, जो कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूवमेंट मिल गया। उनको मिला फिलीपींस कंट्री को। ठीक है, ये पहली कंट्री बनी है जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस बनाया है कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। ये खासियत क्या है इनकी? इनमें विटामिन ए रहेगा। ठीक है, ये विटामिन ए रहेगा काफ़ी। विटामिन ए किसके लिए, किस बॉडी पार्ट के लिए? आइज के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस को क्योर करता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो फिलीपीन कंट्री ने पहली कंट्री बनी जिसने जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल दिया, जो कि विटामिन ए रिच है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।